देखो एनसीईआरटी चैप्टर 3 के आपके लास्ट 2 क्वेश्चंस रह गए थे, जल्दी से करो फिर मैग्नेट आज स्टार्ट करूँगी। और फटाफट क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिए होंगे, किसी बच्चे को प्रॉब्लम है होगी इसलिए बता रही हूँ, ठीक है? अगर किसी को प्रॉब्लम है, ठीक है, नोट करो। देखो क्वेश्चन नंबर 22 में 23 में 22 तक तो हम लोग कर चुके थे, 23 में आप अगर ध्यान से देखो, डायग्राम देखो, आपके पास है क्वेश्चन में डायग्राम देखो, ऊपर ड्राइवर सेल है और नीचे जो आपका स्टैंडर्ड सेल है उसके पोटेंशियल को उन्होंने बैलेंस किया है। आपको मैंने एक्सरसाइज में कराते समय चैप्टर में लास्ट न्यूमेरिकल जो पोटेंशियोमीटर का 4th कराया था, जिसमें सेल के साथ रेजिस्टेंस था और नीचे भी एक इंटरनल रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस का पॉइंट थी। तो इसमें पोटेंशियल ड्रॉप पैरेलल में दोनों लगे हुए हैं। जब R के साथ आप कनेक्ट करते हो तो R में जब करंट जाएगी I इंटू R, और वो नल पॉइंट उस पोटेंशियल को ये बैलेंस करेगा, ठीक है? तो वो कितना होगा आपका K टाइम्स L1। सिमिलरली आपका जो X है उसमें जब करंट जाएगी तो I इंटू X हुआ, और वो कितना होगा K इंटू L2। तो I इंटू X और I इंटू R ये पोटेंशियल्स हैं, और ये करस्पॉन्डिंग किसके इक्वल है? K इंटू L1 अपॉन K इंटू L2। तो आपका I कैंसिल हो गया, K कैंसिल हो गया, अननोन रेजिस्टेंस आ जाएगा। ये पर्टिकुलर अलग तरीके के क्वेश्चन है। ये किसी भी पोटेंशियल ड्रॉप को, सेल के EMF को हम पोटेंशियोमीटर पे नल पॉइंट से बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है? बस इतना ध्यान रखना है कि जो ड्राइवर सेल के सर्किट का पोटेंशियल ड्रॉप है उसमें और दूसरे वाले में करंट की डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए स्टैंडर्ड सेल में, क्योंकि करंट की डायरेक्शन जब अपोजिट होगी तो चाहे सेल के EMF को हम बैलेंस करें, चाहे टर्मिनल वोल्टेज को बैलेंस करें या पोटेंशियल ड्रॉप को बैलेंस करें, जहां नल पॉइंट आता है इट मींस उस पॉइंट पे ड्राइवर सेल का पोटेंशियल और हमारे स्टैंडर्ड सेल सर्किट का पोटेंशियल, किसी वायर का, सेल का, वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करना है, ये मीनिंग है, ठीक है? तो अब इसका नोट करो आप क्वेश्चन, मैं वैल्यूज लिखती हूँ। इसमें आपके क्या क्या दिया है 23rd में? L1 आपको दिया है 58.3 सेंटीमीटर और L2 आपको दिया है 68.5, और रेजिस्टेंस R की वैल्यू क्वेश्चन पढ़ा हुआ आपने 10 ओम्स है, और आपको X निकालना है, ठीक है? तो भाई यहाँ पे जो E2 अपॉन E1 है वो K L1 L2 अपॉन K L1, और यही हमारा किसके बराबर है? जब सेल ओपन सर्किट पे होगा तो पोटेंशियल ड्रॉप के इक्वल होगा। तो आप सेल का EMF लो या पोटेंशियल ड्रॉप लो, उनका रेशियो दोनों सेम है। तो I इंटू R में पोटेंशियल ड्रॉप आपका हुआ, L1 तो I इंटू R है और L2 I इंटू X है। तो I से I कैंसिल हो गया, K से K, तो यहाँ से X की वैल्यू आपकी आ गई L2 इंटू R अपॉन L1। अब L2 कितना है? 68.5 इंटू R कितना है 10 और L1 कितना है 58.3। डेसिमल से डेसिमल सॉल्व कर लो, इसका आंसर मैं आपको दे रही हूँ 11.75। आगे समझ में लास्ट वाला क्वेश्चन और पढ़ लो, उसके बाद नई यूनिट मैग्नेट स्टार्ट कर लो। करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्किट के जितने क्वेश्चन आप कर लो उतने कम है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 24 लास्ट क्वेश्चन सेकंड चैप्टर का पढ़ लो सब लोग, मैं बताती हूँ। नोट कर लिया? देखो क्वेश्चन नंबर 24 में उन्होंने क्या कहा है वो समझो। उन्होंने कहा है द फिगर दिया हुआ है आपको, शोज अ 2 वोल्ट पोटेंशियोमीटर, यानी ड्राइवर सेल का वोल्टेज कितना है 2 वोल्ट, यूज्ड फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ 1.5 वोल्ट सेल, यानी ड्राइवर सेल 2 वोल्ट का है, स्टैंडर्ड सेल आपका कितने का है 1.5 वोल्ट, जिसका हमें इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अब उन्होंने कहा है द बैलेंस पॉइंट ऑफ दिस सेल इन ओपन सर्किट इज 76.3।
तो सर्किट में अभी उन्होंने कोई रेजिस्टेंस नहीं लिया, इसका मतलब ये जो पोटेंशियल है वो ओपन सर्किट पे है, और ओपन सर्किट पे तो फिर ये L1 हो गया, नल पॉइंट L1। अब उसके बाद उन्होंने कहा है व्हेन अ रजिस्टर ऑफ 9.5 ओम इज यूज्ड इन द सर्किट, एक्सटर्नल सर्किट ऑफ द कॉइल, द बैलेंस पॉइंट शिफ्ट्स टू 64.8 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर, डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। आपको अगर ध्यान होगा मैंने पोटेंशियोमीटर के दो यूजेस कराए थे आपको, एक टू कंपेयर ईएमएफ और एक टू फाइंड आउट इंटरनल रेजिस्टेंस। आपको ध्यान हो उसमें ऐसे ड्राइवर सेल का सर्किट था और ऐसे 1-1 मीटर के 6 तार थे। तो पहली जो रीडिंग लेते थे वो ड्राइव स्टैंडर्ड सेल को लगा के और नल पॉइंट की L1, फिर रेजिस्टेंस बॉक्स जो स्टैंडर्ड सेल के साथ पैरेलल में था उसमें से R रेजिस्टेंस को लगाते थे और उससे L2 निकालते थे। तो आपका क्वेश्चन में सीधा सीधा है, L1 दिया है, R के साथ जो पोजीशन ऑफ नल पॉइंट है वो L2 हुआ, फॉर्मूले में रख के आपको निकाल लेना। क्लियर है? चलो कर लो जल्दी से। देखो इसमें आपका L1 इस क्वेश्चन में 76.3 सेंटीमीटर है और L2 इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको दिया है 64.8 सेंटीमीटर। R आपका जो रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया है जिसपे ये नल पॉइंट है ये आपका 9.5 ओम है और आपसे पूछा क्या है स्मॉल r, ठीक है। तो अब देखो स्मॉल r कितना हुआ, कैपिटल R L1 अपॉन L2 माइनस 1, ठीक है। अब कैपिटल R आपका 9.5 है और L1 है 76.3 और ये है 64.8 माइनस 1, एलसीएम ले लो 9.5 अपॉन 64.8, अंदर आ गया 76.3 माइनस 64.8। अब माइनस करना, सॉल्व करना, तो ये 1.68 आ रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस। आगे सुन, तो ये हमारा एनसीईआरटी प्लस करीब करीब इस चैप्टर में मैंने आपको 30 के आसपास, 30 से भी ज़्यादा थे, 34 के आसपास कराए थे मैंने। इलेक्ट्रिकल सर्किट के क्वेश्चंस कराए थे, उसके बाद मैंने फिर आपको करवाए थे कलर कोड और किरचॉफ्स का अलग करवाए थे वाले, किरचॉफ्स के पोटेंशियोमीटर। मैंने टोटल इस क्वेश्चन में एनसीईआरटी को ऐड कर लो तो मोर देन 70-80 क्वेश्चंस कराए हैं, ठीक। उसके बाद भी इसमें अनलिमिटेड क्वेश्चन। उसके बाद आप अगर 10 क्वेश्चन सॉल्व करोगे 2 में डाउट आएंगे ही आएंगे, 100 क्वेश्चन सॉल्व करोगे 10 में डाउट आएंगे ही आएंगे। तो उनको तरीका क्या है, आप बार बार करो, फिर उसके बाद सोल्यूशन देखो। हर ज़्यादातर बुक सोल्यूशन प्रोवाइड करती हैं, आप सोल्यूशन देखो, फिर भी समझ में नहीं आए उसको अलग से नोट करो। जब रिवीजन में ऑफलाइन क्लास करनी होगी पॉसिबल तो उसको देखेंगे, और नहीं तो फिर रिवीजन के समय उस क्वेश्चन का सोल्यूशन फिर बताऊंगी इस तरह से। अभी तो अगर सब चीज़ें साथ लेती चलूँ, सबके डाउट, हर बच्चा अलग अलग कैपेबिलिटी का, किसी को बहुत छोटे क्वेश्चन में भी डाउट होता है, किसी को बहुत बड़े में भी नहीं होता, है ना। तो उसमें फिर टाइम बहुत वेस्ट होता है कि 30 मिनट की वीडियो भी नहीं बन पा रही है, 25-27 मिनट पे कैमरा ऑफ हो जाता है। इसलिए आपने पहले शुरू में कुछ वीडियो में देखा होगा कि मैं बोलूं कि कुछ टॉपिक बोल रही हूँ बीच में चली गई, तो अब मुझे आइडिया लग गया डिजिटल है कैमरा, तो इसमें 28-27 मिनट पे ही ऑफ हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। तो अगर मैं डाउट लेके चलती रहूँगी तो फिर सिलेबस ही आपका नहीं होगा, और डाउट सबके अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो इसलिए कोशिश मैं यही कर रही हूँ कि आपके डाउट ना रहें, इतना मैक्सिमम करा रही हूँ, ठीक है। फिर भी रहते हैं तो आप खुद से मेहनत अपनी बढ़ाओ। अब निकालो मैग्नेट, ठीक है। नई यूनिट मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। और मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में कुछ चीज़ें आपको ध्यान देनी है। सबसे पहले इसमें आप बुक से अगर पढ़ोगे तो बुक्स में अर्थ मैग्नेटिज्म में मेनली उन्होंने बार मैग्नेट को समझाया, मैग्नेट क्या है। लेकिन मैं आपको मैग्नेट, जब हम पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रहे हैं, मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो मैं इनको स्टार्टिंग में सबको कवर करूँगी। नॉर्थ पोल क्या है, साउथ पोल क्या, जब तक आप स्टार्टिंग में नहीं मालूम है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कैसे आप समझोगे, ठीक है। तो इस चैप्टर को मेरे नोट्स के अकॉर्डिंग पूरा पढ़ना, और जब कंप्लीट हो जाए मैग्नेट के नोट्स पूरे कंप्लीट आपकी मैग्नेट के दोनों पार्ट खत्म हो जाए, तब आप देखोगे आपका कोई भी टॉपिक नहीं है ऐसा होगा कि जो आपको रह गया हो, ठीक है। तो अब हमारा चैप्टर नेक्स्ट यूनिट, नई यूनिट मैग्नेट। इसमें 2 पार्ट है, एक मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट और एक अर्थ मैग्नेटिज्म। तो मैं इसको पूरा
पहले मैग्नेट करके पढ़ती हो या मैग्नेटिज्म, जिसमें मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट सब कुछ शामिल हो गया। तो देखो सबसे पहले मैग्नेट का कंसेप्ट कहाँ से आया, मैग्नेट वर्ड कहाँ से आया? तो नॉर्थ में मैग्नीशिया एक रॉक है, ठीक है, उसके ऊपर से जब प्लेन निकला तो पायलट को लगा कि इसमें कुछ वाइब्रेशंस हुए, शेकिंग हुई, समझ रहे हो? उस रॉक के ऊपर से जब निकला निकल की पॉलिश का प्लेन, तो वहां से फिर साइंटिस्ट का दिमाग उस डायरेक्शन में गया, और जब मैग्नीशिया रॉक की स्टडी की गई तो उसकी अपर सरफेस पे जो क्रस्ट उसकी है उस पे पूरे पे मैग्नेटाइट ओर Fe3O4 मैग्नेटाइट ओर, ये पूरी उस मैग्नीशिया रॉक पे ओर थी, ठीक, और इसी के नाम से मैग्नीशिया रॉक, मैग्नेटाइट ओर, इसके नाम पे जो फर्स्ट मैग्नेट देखा गया, बार मैग्नेट बना या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी स्टडी हुई, वो मैग्नेट नाम यहीं से पड़ा, मैग्नीशिया रॉक मैग्नेटाइट ओर से मैग्नेट नाम पड़ा। क्लियर है? तो मैग्नेट क्या है? एक ऐसे मटेरियल है जो आयरन, निकल, कोबाल्ट या उनकी ओर्स को, जैसे आयरन की ओर है, ओरो मिनरल तो आपने पढ़े होंगे, आयरन, निकल, कोबाल्ट या इनकी ओर को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, ऐसे मटेरियल्स को हम लोग क्या कहते हैं? मैग्नेट्स। क्लियर? मैग्नेट हमारे टेम्परेरी मैग्नेट्स भी हैं, परमानेंट मैग्नेट्स भी हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स भी हैं, ठीक है। टेम्परेरी मैग्नेट वो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक तरह से मैग्नेट्स ही एक तरह से टेम्परेरी मैग्नेट है, जैसे आपने सोलेनॉइड बनाई 9-10 में, सोलेनॉइड सब में पड़ी होगी, और करंट पास की तो उस करंट से मैग्नेट बनी, स्विच ऑफ कर दिया मैग्नेट डिमैग्नेटाइज हो गया। तो ये जब तक करंट पास कर रहे हैं तब तक मैग्नेट है, ये टेम्परेरी मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट कौन से हैं? जो बार मैग्नेट, जिसमें मैग्नेटाइट ओर की तरह का मटेरियल, ठीक, और उस मैग्नेट को आपने बार की शेप में बनाया, वो परमानेंट मैग्नेट है, जिसमें आप रखे रहो, सालों रखे रहो, उसका मैग्नेटिज्म खत्म, डिस्ट्रॉय नहीं होता, तो वो परमानेंट मैग्नेट है। क्लियर? अब आता है आपका नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट की कौन कौन सी प्रॉपर्टी है? तो देखो, सबसे पहले किसी भी मैग्नेट को में दो पोल्स होते हैं, कौन कौन से? एक नॉर्थ, ये सब आपने 9-10 में पढ़ा है, बस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं कभी कभी। एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। ये कभी भी ये ध्यान रखना, ये सरफेस पोल नहीं, समझ रहे हो? सरफेस पोल नहीं होती है, सरफेस के जस्ट इनसाइड ये जो पॉइंट्स होते हैं वो पोल्स होते हैं, ठीक। और नॉर्थ वो पोल है जिससे फील्ड लाइन निकलती है, ऐसे बाहर निकलती है, नॉर्थ पोल। और साउथ वो पोल है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर जाती है, ठीक है, अंदर, इस तरह से, समझ गए? साउथ क्या है? मैग्नेट का वो पॉइंट जहां ऑल दी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर करती है। और नॉर्थ पोल आपका क्या है? जहां से सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकलती हैं। अब देखो, ये निकल, जैसे नॉर्थ से निकलती तो ये ऐसे ही है, स्ट्रेट लाइन है, जैसे उसमें आपने पढ़ा है ना पॉजिटिव चार्ज से, लेकिन ये सब एक दूसरे में ऐसे रिपेल करती हैं। तो जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे फोर्स लगता है, रिपल्सिव फोर्स आपस में एक दूसरे का, तो ये कैसे आ जाती हैं? ये ऐसे कर्व ट्रैक में, ये इस तरह से फिर ये जितना डिस्टेंस इनका बढ़ता जाएगा तो उस तरह से इनका कर्व ऐसा आता जाएगा, तो ये कर्व हो जाती है, कर्व ट्रैक हो जाती है, जैसे यहाँ से निकली और एक कर्व पे होती हुई ऐसे, समझ रहे हो? ये हमारा हो गया नॉर्थ पोल, अ पॉइंट फ्रॉम विच मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जिट, ठीक है, और द पॉइंट एट विच ऑल द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर, वो साउथ पोल है। क्लियर हो गया? उसके अलावा मैग्नेट की और क्या प्रॉपर्टी हम जानते हैं? एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, आप इसको बार मैग्नेट है, ये समझ लो इसको बार मैग्नेट। अब इसको आप डोरी से बांधो बीच से, और एक ऊपर से हुक से बांध दो, तो फ्री तागे से डोरी से बांधोगे तो ये लटकेगा, फ्री छोड़ दो, ऊपर से भी छोड़ दो, नीचे से भी, बंधा हुआ है, हवा में लटक रहा है। अब उसको आप घुमा दो ऐसे ऐसे और छोड़ो, तो कहीं भी घूम घाम के लास्ट में आप क्या देखोगे? इट ऑलवेज स्टेज इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकेगा, कभी भी किसी दूसरी डायरेक्शन में नहीं।
और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में मैग्नेट का स्टे करना क्या इंडिकेट करता है कि हमारी अर्थ में मैग्नेटिज्म है, क्योंकि बार मैग्नेट के नॉर्थ को कोई मैग्नेटिक पोल ही रोक सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है। भाई ईस्ट वेस्ट क्यों नहीं रुकता है, हमेशा नॉर्थ साउथ ही क्यों रुकता है? ठीक है, कभी भी लैब में कहीं पे भी किसी भी एंगल पे किसी भी फ्लोर पे कहीं भी आप एक मैग्नेट लटका दो मान के और उसको घुमाते रहो, ऐसे ऐसे घुमाते रहो, छोड़ो, तो हमेशा लास्ट में जब वो रुकेगा इट ऑलवेज स्टेज इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। क्लियर? तो साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि जो हमारा अर्थ का साउथ पोल है वो नॉर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है और जो अर्थ का नॉर्थ है वो साउथ को, मैग्नेट के, इसलिए अपोजिट पोलैरिटी अर्थ में है और वो उनको रोकती है। आगे चल में तो ये हमारा क्या हुआ, मैग्नेट के बारे में जनरल डिस्कशन। उसके अलावा जो सिमिलर पोल्स हैं, दो नॉर्थ पोल ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक, और जो दो डिसिमिलर पोल्स हैं, एक नॉर्थ है एक साउथ है, वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मैग्नेटिज्म भी प्योर भी होती है, इंड्यूस्ड भी होती है, और अर्थ की है वो अर्थ मैग्नेटिज्म भी है। तो आप प्योर मैग्नेटिज्म बार मैग्नेट की पढ़ोगे, इंड्यूस मैग्नेटिज्म करंट के कारण जो मैग्नेटिज्म आ रही है वो इंड्यूस मैग्नेटिज्म है, वो इससे आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। अभी तो मैं आपको बार वाला पार्ट पूरा कंप्लीट कराऊंगी बार मैग्नेट का। तो इंड्यूस मैग्नेटिज्म भी होती है जिसमें प्योर मैग्नेट कहीं है ही नहीं, करंट फ्लो कर रही है, उससे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है, तो इंड्यूस मैग्नेटिज्म, ठीक। और प्योर मैग्नेटिज्म बार मैग्नेट की, अर्थ मैग्नेटिज्म हमारी अर्थ की। तो इस तरह से मैग्नेटिज्म अलग अलग कैटेगरीज में होती है, ठीक है। उसके बाद आप अगर एक मैग्नेट को देखो, किसी भी बार मैग्नेट में जैसे, और एक बात और समझ लो, पूरी जो अब ये चैप्टर है बार मैग्नेट का पूरा एनालॉगस है इलेक्ट्रोस्टैटिक से, बिल्कुल एनालॉगस। जैसे हम पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, आप उसकी जगह नॉर्थ पोल लिख सकते हो, या नॉर्थ पोल की पोल स्ट्रेंथ प्लस n, जो हम फॉर्मूला चार्ज के साथ लगाते हैं, कूलम्स लॉ लगाते हैं, यहाँ भी आप कूलम्स लॉ लगा दो। जो भी फॉर्मूले में हम चार्ज लेते हैं वहाँ आपको क्या लेनी है, नॉर्थ पोल। क्यों एनालॉगस है? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, और नॉर्थ पोल से क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो एनालॉगस बिहेवियर है, इसलिए हम आप प्लस को क्यू को नॉर्थ पोल की पोल स्ट्रेंथ, नॉर्थ पोल तो एक पॉइंट है, उसे नाम दिया है नॉर्थ पोल, पर उसका जो फिजिकल क्वांटिटी है वो पोल स्ट्रेंथ है, तो पॉजिटिव m से उसको रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। और माइनस चार्ज को हम किससे करते हैं, साउथ पोल, और साउथ पोल की पोलैरिटी को या पोल स्ट्रेंथ को माइनस m से डिनोट करते हैं। बात समझ में आ गई, क्लियर है? आप देखो जैसे ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल, तो दोनों पोल के बीच के डिस्टेंस को क्या लिखते हैं, 2l, क्योंकि ये हमारा डाइपोल बन गया। और इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक सिंगल पॉइंट चार्ज तो एग्जिस्ट करता है कहीं भी आपने +1 कूलम चार्ज रख दिया, कहीं टेस्ट चार्ज Q0 रख दिया, कहीं स्टैटिक चार्ज Q प्लेस कर दिया, वहाँ जरूरी नहीं कि आप हर जगह डाइपोल लो। सिंगल चार्ज, डाइपोल, ट्राइपोल, क्वाड्रपोल, कितने भी चार्ज आप रख सकते हो और वो आ सकते हैं। लेकिन मैग्नेट में सिंगल पोल नेवर एग्जिस्ट, नेवर, कहीं भी एक सिंगल पोल नहीं होगा। क्यों? उसका कारण अभी बताऊंगी, ठीक है। हमेशा डाइपोल होगा, कभी भी ट्राइपोल नहीं होगा इसमें, क्योंकि एक नॉर्थ एक साउथ, ये डाइपोल हुआ। अब आप सोचो कि एक साउथ और बन जाए, ट्राइपोल कभी नहीं होगा। मोनोपोल नेवर एग्जिस्ट, हमेशा डाइपोल सिस्टम होगा, एक डाइपोल, दूसरा डाइपोल, तीसरा डाइपोल, ठीक है। आप देखो, आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक में डाइपोल मोमेंट हम किससे लिखते थे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को किससे मेंशन करते थे, P से, ध्यान है। और क्या फॉर्मूला होता था, P = Q × 2l, यानी चार्ज और दोनों चार्जेस के बीच में जो अपोजिट पोलैरिटी के हैं, प्लस और माइनस, उनके बीच का डिस्टेंस, यही तो था। बिल्कुल सिमिलरली यहाँ आएगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, m क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, वहाँ P से लिखते हैं, सिंबल यहाँ अलग अलग है। तो अब आप सोच के बताओ उसका फॉर्मूला क्या बनना चाहिए। अब मैंने इलेक्ट्रिक में आपको कहा P = Q × 2l,
तो P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, इसको मैग्नेटिक से रिप्लेस किया। अभी मैंने आपको बताया कि चार्ज का एनालॉगस क्या है, नॉर्थ पोल यानी पोल स्ट्रेंथ प्लस m, और साउथ का नेगेटिव चार्ज का क्या है, साउथ पोल, और उसकी पोल स्ट्रेंथ कितनी है, -m। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, m × 2l। आगे समझ में। और ये 2 लेंथ पूरी नहीं है, लेंथ को ही 2l दिया, सिंबल 2l, जैसे वहाँ डाइपोल में लिया था, क्योंकि इसके भी एक्सियल और इक्वेटोरियल डेरिवेशन है, और बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक में करते थे। जब ऑफलाइन क्लासेस होती थी तो मैं बच्चों से ही सब सॉल्व कराती थी, इसका एक एक फॉर्मूला उन्हीं से पूछ के निकलवाती थी, डेरिवेशन भी उन्हीं से, ठीक। लेकिन यहाँ मैं इमेजिन कर रही हूँ कि आप बोलते जा रहे हो, जैसे मैं फॉर्मूला पूछ रही हूँ P = Q × 2l, और आपसे कह रही हूँ एनालॉगस क्या होना चाहिए, तो तुरंत आप मन में बोलो अपने आप कि P को रिप्लेस m से किया, सिंबल अलग है, और Q पोल स्ट्रेंथ और 2l डिस्टेंस बिटवीन 2 पोल्स। तो ये आपका हो गया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब इसकी यूनिट होती है एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये कहाँ से आई, ये आगे प्रूफ होगा। जब करंट कैरिंग कॉइल का हम मैग्नेटिक डाइपोल निकालेंगे तो वहाँ से ये फॉर्मूला आता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब आपका स्मॉल m क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और अब कॉपी लेके आप लिखते जाना। n क्या चीज है, पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ, क्योंकि जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी उतना ही पोल स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे वहां पॉजिटिव चार्ज जितना स्ट्रॉन्ग होगा, Q चार्ज से अगर 10 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं तो ट्वाइस Q से 20 निकलेगी। तो सेम चीज यहाँ, पोल की जितनी स्ट्रॉन्ग होगी, स्ट्रेंथ होगी, जितना पावरफुल होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन उतनी ही ज्यादा नॉर्थ पोल से एमिट होगी, साउथ में उतनी ही एंटर करेंगी। अब इसकी यूनिट देखो क्या होगी पोल स्ट्रेंथ की, तो m की तो एम्पियर मीटर स्क्वायर है कि नहीं, देखो m की, कैपिटल M की। अब जब इसकी आप निकालोगे तो 2l नीचे आ गया, और 2l क्या है, डिस्टेंस, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर में से 1 मीटर आपका कैंसिल हो गया। तो पोल स्ट्रेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर, एम्पियर मीटर। और इसकी डायमेंशन की बात करें तो m0 मीटर का l आया, t0 और a। और अगर डाइपोल मोमेंट की हम डायमेंशन की बात करें तो m की डायमेंशन क्या आई, m0 l, t0 l2 मीटर स्क्वायर है, l2 और a, समझ रहे हो। L2A भी लिख सकते हो डायरेक्ट, लेकिन CBSE में इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। IISc में तो आप बिना M0 लगाए भी लिख सकते हो, लेकिन कॉम्पिटिशन में आप जब भी देखोगे तो वो MLT बताते हैं, अगर लाइन मिसिंग है तो 0 करके लिखते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो पोल स्ट्रेंथ का मतलब किसी भी पोल की, नॉर्थ या साउथ पोल की, वो स्ट्रेंथ मतलब कहाँ तक वो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को एमिट कर रहा है वो पोल, और कहाँ तक वो एंटर कर रहा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जिट कितनी हो रही, एंटर कितनी हो रही, इससे हम पोल स्ट्रेंथ निकालते हैं। जितना पावरफुल पोल होगा, जितनी स्ट्रेंथ उसकी हाई होगी, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उतनी ही ज़्यादा उससे बाहर निकलती है नॉर्थ से, और अगर वो साउथ पोल है उतनी ज़्यादा एंटर होगी। बात समझ में आ गई है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्लियर हो गया। डेफिनेशन यहाँ से नहीं बनानी है, ये न्यूमेरिकल ही है कि द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड डिस्टेंस बिटवीन 2 पोल्स is equals to magnetic dipole moment, equals to, मैथमेटिकली इक्वल है। डेफिनेशन आपको याद होगा डाइपोल मोमेंट की हम लोगों ने किससे निकाली थी, टॉर्क से। उसी तरह इसकी भी डेफिनेशन हम कहाँ से निकालेंगे, टॉर्क से, समझ रहे हो। जब टॉर्क को डिराइव करेंगे तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन होगी। बात क्लियर हो गई यहाँ तक, ठीक। अब आगे देखो, अब अगर आपने एक मैग्नेट लिया, बार मैग्नेट, ये नॉर्थ पोल है इसका सपोज और ये साउथ, अब इससे माना एक फील्ड लाइन ऐसे चल रही थी और अंदर भी चलती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब मैं डिटेल में लूंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपने क्या पढ़ा था कि दे हैव ओपन कर्व्स, क्योंकि वो कंडक्टर के अंदर कभी नहीं जाती है। लेकिन हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस
हमेशा क्लोज लूप बनाती है। क्यों? क्योंकि नॉर्थ से साउथ चली और सेम लाइन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ जाती है, तो ये हमेशा एक क्लोज लूप बनाती है। आगे समझे? और माना दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, सपोज दो, वैसे कितनी भी ले सकते हो। अब आपने इसको यहाँ से कट कर दिया वर्टिकली, ठीक, तो आप क्या देखोगे कि वर्टिकली जब आप कट करते हो तो ये नॉर्थ पोल की दो फील्ड लाइन एंटर निकल चुकी थी नॉर्थ की, और आपने ऐसे कट किया, तो एक छोटा पीस वो भी एक कंप्लीट मैग्नेट बनेगा, बिल्कुल कंप्लीट मैग्नेट। और जब काटा तो जो सरफेस होती है उस पे आके वो एंटर करके क्या बना देती है, साउथ पोल। समझ रहे हो? साउथ पोल। इसलिए किसी भी सिस्टम में हम कभी भी अकेला पोल नहीं मानते हैं, हमेशा उसमें दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ एक साउथ। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसमें भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, इसमें भी दो, ठीक है, और अंदर भी चलेंगी साउथ टू नॉर्थ, तो हमें बड़ा मैग्नेट लेने की जरूरत क्या है? हम ऐसे पतले पतले एक बार मैग्नेट के कितने 10 मैग्नेट बना सकते हैं, पर नहीं, क्योंकि जो आपने जब कट किया तो आपकी पोल स्ट्रेंथ क्या है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m × 2l, तो 2l आपका कम हो गया। समझ रहे हो? जब 2l डिक्रीज हो गया तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कम हो गया। इसलिए हमें जितना मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का मैग्नेट बनाना है हम उतना लेंगे। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? आगे का नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।